Assalamu alaikum students. Today our topic is how to write the research proposal. ये जो टॉपिक है ये रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए है कि जो अपनी रिसर्च स्टार्ट करने वाले होते हैं उन उसके लिए पहले उनको एक साइनॉप्सिस जो है वो लिखना होता है और उसको हम रिसर्च प्रपोजल या साइनॉप्सिस जो है वो बोलते हैं और उसके बाद जो है हम इसको लिखते हैं और इसके बाद ही हम रिसर्च जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज इस लेक्चर में देखेंगे कि हमें जो है वो रिसर्च प्रपोजल जो है वो हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, एक टॉपिक जो है वो आप लेते हैं रिसर्च का, उसके बाद आप उसके ऊपर जो है एक साइनॉप्सिस जो है वो लिखते हैं जिसके अंदर आपके एम्स, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी और उस सारे जो आपने रिसर्च करनी है उसकी जो है वो आउटलाइन मौजूद होती है और एक हाइपोथेसिस जो है वो भी आप उसमें जनरेट करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम है आपकी वो जो है वो इसमें क्या होगी। डेफिनेशन दी गई है रिसर्च प्रपोजल की। सबसे पहले यही है कि रिसर्चर जो है, रिसर्चर का जो प्लान होता है फ्यूचर का, वो उसका जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो जिसमें उसने अपनी जो है वो उसका लिखा होता है कि उसने रिसर्च जो है वो कैसे करनी है, उसको हम रिसर्च जो है वो प्रपोजल कहते हैं। नेक्स्ट भी डेफिनेशन जो है वो इसकी ये है कि रिसर्च प्रपोजल द डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स। एसेंशियल फीचर्स जो होते हैं उसको आपने डिस्क्राइब करना होता है अपनी जो रिसर्च है उसको। इंक्वायरी में भी लॉजिकल सक्सेसफुली मतलब आपने ये देखना होता है कि जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई हुई हैं उस लिहाज से अगर आप ये रिसर्च अपनी करने जा रहे हैं, आपका जो काम है वो किस तरीके से आपने उसको करना है और आपने उसको कैसे जो है वो मैनेज करना है, उसका जो पूरा एक डॉक्यूमेंट है वो रेडी किया जाता है जिसको हम प्रपोजल जो है वो कहते हैं। ठीक है, एक रिसर्च प्रपोजल जो होता है उसकी मास्टर्स लेवल पे तो वो एक वर्ड की फॉर्म में जो है वो आप सबमिट करवाते हैं और कहीं पे मास्टर्स लेवल पे भी उसका डिफेंस जो है वो होता है। लेकिन एम फिल में जो है वो डिफेंस प्रेजेंटेशन जो होती है वो प्रपोजल की वो भी कंपलसरी जो है वो होती है। उसमें जो है आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो डिफेंस की जो बनानी होती है सिनॉप्सिस की, उसके अंदर यही होता है कि आपने जो जो काम फ्यूचर में करना है आपने उसमें डिस्क्राइब किया होता है और आपने जो आपके सुपरवाइजरी कमेटी के मेंबर्स हैं या फिर जो आपके एवेलुएटर्स हैं जो उनको आपने सेटिस्फाई करना होता है कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं वो रिसर्च जो है वो कितनी फ़ायदेमंद है और उससे जो है हमें क्या क्या फ़ायदा जो है वो हो सकता है। पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल, मकसद होता क्या है रिसर्च प्रपोजल का। एक्चुअली जो प्रपोजल होता है वो एक पूरा आपके पास आप कोई भी जब काम करने जाते हैं तो आप उसकी एक प्लानिंग करते हैं। ठीक है, वर्क प्लान होता है आपके पास कि ये है, हम ये काम करेंगे और इस तरीके से इसको जो है वो हम लेकर चलेंगे, ये ऐसे ऐसे होगा, इतने टाइम में इसको हमने कंप्लीट करना है, इस काम को हमने ऐसे ऐसे अपना जो है वो कौन कौन सी मेथडोलॉजीज यूज़ करनी है, किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है, उसको पहले से एक जो प्लान बनाया जाता है वही जो आपका होता है प्रपोजल होता है। उसका मकसद ये होता है कि आप जब रिसर्च कर रहे हैं तब आप ये ना सोचने लग जाएं कि हम ये करें या ये वाली मेथडोलॉजी करें, आपने पहले ही ये डिस्क्राइब किया होता है कि आपने कौन सा काम जो है वो करना है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर होती है वो आपकी होती है नोवेलिटी। ठीक है, काम की नोवेलिटी क्या है। आपसे जो डिफेंस में आते हैं एग्जामिनर्स जो होते हैं आपके एवेलुएट करने के लिए आते हैं, वो भी आपसे नोवेलिटी के बारे में ही पूछते हैं कि आपके काम में नोवेल्टी क्या है, आपका काम कितना नोवेल है, दुनिया में इस पे काम कौन सी चीज़ है जिस पे मतलब आप न्यू क्या करने जा रहे हैं। रिसर्चेस तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन आप न्यू क्या करने जा रहे हैं, कितने रिसर्च पेपर जो है वो कौन सा आपका आपका टॉपिक कैसे नॉवल है बाकी टॉपिक से, इसको आपने डिफेंड करना होता है। बिगनिंग द प्रोसेस, स्टार्ट में जो है वो आपने जो अपना डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करना होता है प्रपोजल का। उस प्रपोजल के अंदर जो है वो मिनिमम जो है वो 10 देन 25 पेजेस जो होते हैं उनकी लेंथ होती है
और उस लेंथ के अंदर जो है आपने अपने प्रपोज़ल को जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। सारे उसके जो कंटेंट है उसको अपने सारा जो है वो आपने उसमें मेंशन करना होता है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च जो है वो कैसी है। अगर आपकी मेथडोलॉजीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही हैं या फिर आपके चीज़ें जो है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर थोड़ा सा है, ये टॉपिक पे भी डिपेंड करता है और आपके लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आया ये साइनॉप्सिस जो है वो एमफिल का है या फिर पीएचडी का है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप अपने प्रपोज़ल को जो है वो राइटअप करते हैं और इसके लिए फॉर्मेट्स जो हैं वो दिए गए होते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी, और वो आपको डिपार्टमेंट वाले बता देते हैं कि आपने किस फॉर्मेट में जो है अपना साइनॉप्सिस जो है वो टाइप करना है, जो टाइपिंग फॉर्म है वर्ड के फॉर्म में जो आपने सबमिट करना होता है, और जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपने ख़ुद बनानी होती है और अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करके। देन आपने जो रिसर्च स्टार्ट करनी है उससे पहले आपको ना खुद से भी क्वेश्चन करने होते हैं कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट उनका उसका फ़ायदा क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करने होते हैं कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसका फ़ायदा क्या है, कौन से सब्जेक्ट एरिया को कवर करेगी, इसकी टाइम अवेलेबिलिटी कितनी होगी और ये कितने टाइम में मेरी रिसर्च जो है वो कंप्लीट होगी। जब आपकी प्लानिंग जो है वो स्ट्रांग होगी तो आप अपनी रिसर्च जो है वो इजीली अपने टाइम लिमिट्स में रहकर जो है वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइटल है। टाइटल जो होता है वो आपको सुपरवाइज़र देते हैं और उसके बाद उस टाइटल को प्रूफ किया जाता है और सुपरवाइजरी कमेटी जो होती है वो उसको प्रूफ करती है। देन आपका वो टाइटल जो है फाइनल हो जाता है और उसी टाइटल के ऊपर पहले आपका साइनॉप्सिस होता है और देन उस साइनॉप्सिस के बाद उस टाइटल के ऊपर जो है वो आपका थीसिस होता है। देन आपका एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट होती है समरी, और समरी में मतलब आपने एक पैराग्राफ में जो एक्सप्लेन करना होता है कि आपकी जो रिसर्च है उसका क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट आपका टेबल ऑफ कंटेंट है। देन उसमें इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, मेथडोलॉजी है, एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन है, टाइम शेड्यूल एंड देन आपका रेफरेंस। तो ये सब कंटेंट कंप्लीट जो है वो हो जाता है 10 to 25 पेजेस में। देन हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास सबसे पहले जो है वो बैकग्राउंड जो है अपने स्टडी का जो वो करना होता है, स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है वो, देन रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेशंस जो होती हैं, आपकी जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ वो आपने जो इसमें यूज़ करनी होती हैं। दैन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी है, स्कोप ऑफ द स्टडी है, वो आपने डिस्क्राइब करना है इसमें, डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, अजम्पशन ऑफ द स्टडी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके क्या हैं, आपने इसको भी पॉइंट्स में जो है वो मेंशन करना होता है इंट्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दी गई है कि आपने जो है वो इंट्रोडक्शन कैसे करना है। आपने जो है ये एस्बेस्टोस की जो है वो बारे में बताया गया, टाइटल दिया है। देन आपने इसका इंट्रो लिखना है। अगर इंट्रो जो है उसमें अगर आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेफिनेशन होती है, नेक्स्ट जो होती है वो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी है, देन उसकी आपने पहले ये बताना है कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। अगर आप जिस रिसर्च को करने जा रहे हैं उसका जो मेन टॉपिक है आपने उसके बारे में बताना है कि व्हाट इज़ दिस, देन उसकी टाइप्स और एक्सपोजर वगैरह जो भी है। तो देन आपने इंटरनेशनल नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है वो उसको बताना है। अगर कोई बीमारी है तो आपने उसके सिम्टम्स बताने हैं, इफ़ेक्ट्स बताने हैं, और देन आपने उसकी ट्रीटमेंट जो है वो आपने जो है वो एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल ली है वो है टाइफाइड की, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के लिहाज से देखना है हमने। देन फिर हम इसमें ये पॉइंट जो है इस तरीके से कवर करेंगे कि मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, हिस्ट्री हर्बल ट्रीटमेंट की क्या है, और इसमें जो है आपने जो प्रीवियस डाटा है उससे आपने इसको लेना होता है। और देन जैसे कि अगर आप टाइफाइड की बात कर रहे हैं तो टाइफाइड है क्या, मतलब कौन सी डिज़ीज़ है, बैक्टीरियल है, वायरल है, देन उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। लाइक टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, सल्मोनेला टाइफाइड इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द टाइफाइड। देन आपके पास अगर स्टैटिकल डाटा मौजूद है, आपने स्टैटिकल डाटा जो है वो देखना है कि आपके पास कौन सा है, आप किस तरीके से आप इसको मेंशन करेंगे कि
आपके कितने लोग जो हैं उनको सालाना टाइफाइड होता है, और किस तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो इफ़ेक्टिव हैं, कौन से मेडिसिन या एंटीबायोटिक या होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, आपने उनकी जो है वो देनी है, इसमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं लिमिटेशंस एंड डी लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस आइडेंटिफाई द पोटेंशियल वीकनेस ऑफ द स्टडी। आपने अपनी अपनी स्टडी को खुद एवेलुएट करके उसकी वीकनेस जो है वो देखनी होती है कि कौन सी जो है आपकी स्टडी में वीकनेस कौन सी है। ठीक है, और इसी तरीके से आपने अपनी स्टडी को खुद से एवेलुएट करना होता है। ठीक, नेक्स्ट जो है आपके पास आ जाता है रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आपने ये करना होता है कि जो आपने प्रीवियस जब आप रिसर्च का टॉपिक आपका फाइनल होता है, आपका सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप रीड करके आएँ, आप डाटा रीड करें, तो आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो डाउनलोड करते हैं गूगल स्कॉलर पे जाके, और वो सारे आर्टिकल्स जो होते हैं वो आप उठा के तो एक फ़ोल्डर में डालते हैं। तो उस फ़ोल्डर के अंदर से आपने वो सारे जो पेपर्स होते हैं उनको दोबारा देखना होता है, और उनके जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं आप ख़ास तौर पे मतलब फोकस आपका उस पे होता है, पहले आपको उसको जो स्टडी करना होता है और आपने देखना होता है कि कौन कौन सा काम जो है वो कैसे हुआ है, इस समरी को जो है आपने लिखना होता है उसके ऊपर। देन आपकी आ जाती है मेथोडोलॉजी। ठीक है, मेथोडोलॉजी में हमारे पास क्या है कि आपने लिखना होता है साइंटिफिक पेपर। आपने साइंटिफिक पेपर्स जो हैं आपने स्टडी करने होते हैं, उसमें आपने ये बताना होता है कि जो साइंटिफिक पेपर हैं उन साइंटिफिक पेपर्स के अंदर जो है कौन कौन सी जो मेथोडोलॉजीज़ हैं वो यूज़ हुई हैं। ठीक है, और आपने उसी लिहाज से अपने पेपर के अंदर जो है वो मेथोडोलॉजीज़ का बताना होता है कि हम ये वाली मेथोडोलॉजी जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मेथोडोलॉजी भी जो होती है वो सेक्शंस में डिवाइड होती है। लाइक आपने ये देखना होता है कि सबसे पहले आपने मटीरियल केमिकल्स इक्विपमेंट के बारे में लिखना होता है, सैम्पल गैदरिंग टेक्निक्स लिखनी होती हैं, मेजरिंग मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखना होता है, स्टैटिकल डाटा जो है वो आपने देना होता है। मतलब ये पूरा एक पॉइंट्स में सेक्शन जो चैप्टर का नाम मेथोडोलॉजी होता है, तो उसके अंदर आपने अपने पॉइंट्स में जो है वो अपनी चीज़ों को लिखना होता है। राइटिंग जो मेथड आपका है वो होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसके अंदर जो है आपने सारी एक्सप्लेनेशन जो होती है वो देनी होती है कि आपने जो है वो अपनी मेथोडोलॉजी जो है वो कौन सी यूज़ करनी है, उसको कैसे काम जो है उसको करना है, और जो हमेशा आपकी मेथोडोलॉजी होती है, चाहे वो सिनॉप्सिस हो चाहे वो आपका थीसिस होगा, तो आपने उसमें पास्ट टेंस ही यूज़ करना होता है। क्योंकि आप जब मेथोडोलॉजी किसी और पेपर से देख रहे हैं तो वो आप यही कहेंगे कि उन्होंने ये काम किया था, और नेक्स्ट जो आप अगर थीसिस कर रहे हैं तो उसमें भी आपने जो खुद किया था काम उसको आप एक्सप्लेन करते हैं। तो हमेशा जो मेथोडोलॉजी है वो पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। टाइम शेड्यूल में आपको अपना टाइम की जो प्लानिंग है वो करनी होती है कि आपके पास इतने मंथ हैं, इसमें इतने वीक्स हैं, आपने इस तरीके से इस काम को इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस ऑब्जेक्टिव को इस मंथ में अचीव करना है, इस ऑब्जेक्टिव को आपके टोटल ऑब्जेक्टिव कितने हैं और आपने कितने मंथ में उसको अचीव करना है। इस तरीके से आप एक बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं जिसमें आप अपनी जो है वो टाइम फ्रेम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, और जो आपकी अगर प्रेजेंटेशन है तो उसमें भी आप इसको लगा के जो है पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें आपने मेंशन करके डिफेंस में ये भी बताना होता है कि आप ये काम तो कर रहे हैं, अगर ये इस टाइम में जो है ये हमने काम कंप्लीट करना है। देन लास्ट में आपके आ जाते हैं रेफरेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो APA स्टाइल जो है वो यूज़ होता है और डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर है मेडले वगैरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं रेफरेंस को लिखने के लिए, और रेफरेंस जो है वो उन पेपर्स के ही लिखे जाते हैं जिन पेपर्स में से आपने डाटा सारा लिया है, और उन सारे रेफरेंसेस को आपने लिख के और एक फॉर्मेट में जो फॉर्मेट आपको दिया जाता है उसी फॉर्मेट के अंदर आप डाल के तो आप इसकी जो वर्ड की एक फाइल है वो प्रिपेयर करते हैं, और जो प्रेजेंटेशन वगैरह है उसमें भी आप रेफरेंस इसी तरीके से डालते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग, और उम्मीद है कि आपको जो है ये लेक्चर जो है ये बहुत
अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।